बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम जो है वो पढ़ रहे थे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये वाला टॉपिक हम जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि बिफोर सेल डिवीजन जितना आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल होता है वो मौजूद होता है क्रोमैटिन फॉर्म में। किसमें? क्रोमैटिन में। तो जब आपकी सेल डिवीजन होती है तो उस सूरत के अंदर ये क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है इसमें मौजूद है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब हमारे पास डीएनए जो है जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हमारे पास मौजूद होती हैं जीन्स। मीन्स कि आपकी जो जीन्स हैं वो किस पर मुश्तमिल है? डीएनए के ऊपर, यानी डीएनए के अंदर ये मौजूद होती हैं। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं लिविंग बॉडीज़ की कि इसमें क्या क्या बनना है, क्या क्या नहीं बनना, इन सारों की इंस्ट्रक्शंस आपकी किस में मौजूद होती हैं? इन हेरिडिटरी यूनिट्स यानी जीन्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब जीन जो है आपके डीएनए के ऊपर एक ख़ास तरतीब में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक ख़ास तरतीब में मौजूद होते हैं। हमेशा जिस तरह क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स फॉर्म में रहते हैं ना, तो इस तरह जीन्स भी हमारे पास हमेशा पेयर्स फॉर्म में रहना ही पसंद करती हैं। मीन्स अगर एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर कान बनाने वाली जीन है तो इसके बिल्कुल सामने दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या होगी? कान बनाने वाली जीन्स मौजूद होंगी। समझ आ रही बेटा? कि जिस तरह हमारे पास क्रोमोसोम जो है हमेशा पेयर्स फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आपकी जीन जो है वो डीएनए के ऊपर जो है वो पेयर फॉर्म के अंदर ही मौजूद होती हैं। अब तुम लोगों को 12 मरतबा मैंने ये बताया है कि डीएनए जो है इसके पास रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन ये कर सकता है। मीन्स क्या? कि अपने आप को डिवाइड भी कर सकता है खुद एंड अगेन प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इसके अंदर ये जो एबिलिटी होती है ये इस प्रोटीन की वजह से होती है कि जो हमारे पास जो ये प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन के गिर्द ये डीएनए के स्ट्रक्चर जो है, डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो इस तरह बल खाए हुए होते हैं। ठीक है ना, इनके दरमियान में इस तरह बल खाए हुए होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द मौजूद होते हैं इस तरह, जैसे मैं बता रहा हूं। तो जब हमारे पास आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द इस तरह चिपका हुआ होता है तो उस सूरत में हमारे पास ये जो बॉडी बनती है स्ट्रैंड प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह चिपके हुए होते हैं तो बनने वाली बॉडी हमारे पास कहलाती है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन ही है कि जिसकी बुनियाद पर जो डीएनए है वो अपने आप को डिवाइड, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है और अपने जैसा नया धागा भी प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं ना, तो क्रोमोसोम डिवाइड होने का मतलब क्या है? डीएनए डिवाइड होना।
तो जब हमारे पास ये डिवाइड होता है तो ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो धागे अलग हुए हैं इन्हें तुम बोल सकते हो पेरेंट डीएनए। क्या बोल सकते हो? पेरेंट डीएनए। अब पेरेंट डीएनए क्या करेगा? इस प्रोटीन का यूज करेगा और अपने जैसा नया धागा जो है वो पैदा कर लेगा। इस तरह ये वाला स्ट्रैंड जो है जो पेरेंट था ये भी अपने जैसा नया धागा दोबारा पैदा कर लेगा। तो ये बनने वाले दोनों हमारे पास जो स्ट्रैंड्स होंगे ये कहलाएंगे डॉटर। क्या कहलाएंगे? डॉटर। तो नए अंदाज से ये हमारे पास बनेगी। तो ये दोबारा इसके साथ ज्वाइन होके इस तरह डबल स्ट्रैंड इसका बन जाएगा, ये भी इसके साथ ज्वाइन होके हमारे पास क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इस तरह हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जब आपका डीएनए लिपटा हुआ होता है तो बनने वाली ये बॉडी हमारे पास क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो ये हमारे पास आपका डीएनए बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आपकी तस्बीह के दाने जो है वो धागे के ऊपर चुने हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। सेम हमारे पास डीएनए जो है हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। ये थोड़ी सी हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए मॉडल। उससे पहले वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताता चाहूं कि आप लोगों का जो डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 12 मरतबा मैंने बातें पहले भी की हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दो कंपाउंड्स हैं, एक हमारे पास है आरएनए और दूसरा हमारे पास है डीएनए। ये दोनों कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। जितनी तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंजाइम्स की सूरत में, हार्मोन्स की सूरत में, वो सब इसका काम होता है। और जो डीएनए है ये इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है ना। ये स्टोरेज हाउस है, स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है बेटा। तो इसकी हमारे पास जो आरएनए है इसकी 3 टाइप्स हैं और डीएनए जो है इसकी कोई भी टाइप मौजूद नहीं है। आरएनए तब प्रोड्यूस होता है जब डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है। डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के बगैर आरएनए कभी भी बॉडी के अंदर जो है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता। अब यहां थोड़ी मैं बात करता चाहूं कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अब डीएनए हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास वो होते हैं जिसमें बहुत सारे कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, इस वजह से इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब डीएनए के अंदर 3 तरह के यूनिट्स हैं। एक हमारे पास राइबोज शुगर, डीएनए की राइबोज शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर होती है। नंबर 2 इसमें मौजूद होता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, आरएनए भी और डीएनए भी। नंबर 3 इसमें होती है नाइट्रोजनस बेसिस। ये 4 तरह की हैं। एक हमारे पास ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ती है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ती है। ये बात ज़हन में रखना कि हमारे पास एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें होती है ट्रिपल। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है,
समझ आ रही है? इसे तुम कोवलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते। अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो डीएनए के मॉलिक्यूल का खुलना आसान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वीक फोर्स है देन कोवलेंट बॉन्ड। अगरचे कोवलेंट बॉन्ड वीक फोर्सेस हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वीक है। तो इसमें जो हमारे पास एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। ठीक है, अब ये था इसका कंपोजिशन। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है उसने हमें बताया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने अभी कंपोजिशन तुम्हें बताई, इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। ये कहाँ कहाँ डीएनए के अंदर जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है वो कहाँ कहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो बैकबोन है इसके डीएनए की, ये मैं वैसे रिप्रेजेंट कर रहा, बाकायदा इसका स्ट्रक्चर है। तो बैकबोन हमारे पास जो है डीएनए के वो किससे बनी होती है? फास्फोरस और कार्बन के साथ। ये जहाँ मैं कार्बन शो कर रहा हूँ ना, ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये एक कार्बन नहीं काउंट कर लेना कि मैं एक कार्बन लिख रहा हूँ, तो ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर को शो करती है। बेटा समझ आ रही है कि हमारे पास डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे बना हुआ होता है? कार्बन से और फास्फोरस से। और जबकि इसका अंदर वाला साइड जो है उसमें मौजूद होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। मीन्स एक स्ट्रैंड पर हमारे पास एडेनिन और थायमीन होगी, ठीक है ना, सॉरी एडेनिन एंड गुआनिन होगी। अब मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ती है? थायमीन से, और गुआनिन हमेशा किससे जुड़ती है? थायमीन से। बेटा ये डबल बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्डिंग, इसको काउंट करना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने हमारे पास सेकंड स्ट्रैंड पे थायमीन होगा, और गुआनिन के बिल्कुल सामने क्या होगा? साइटोसिन होगा। और समझ आ रही है? यानी एक जो पूरे का पूरा धागा है वो एडेनिन और गुआनिन से बना हुआ होता है। एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, इसके सामने थायमीन, ठीक है। इससे ये पूरा स्ट्रैंड इसी तरीके से बना होगा। एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, एक पूरे स्ट्रैंड पर यही मौजूद होगा। और इसमें हमारे पास इन दोनों में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सब में ऐसे ही हमारे पास होगा।
ऐसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये हमारे पास था वाटसन एंड क्रिक मॉडल के, उसने इसमें वजाहत की थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अरेंज हमारे पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, समझने वाला है, ध्यान से समझना, कान लगा के समझना मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। हाउ डीएनए वर्क। डीएनए का अपना कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर। डीएनए के अंदर वो जगह जहां पर डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं उसे हम बोलते हैं लोकाई। क्या बोलते हैं? जीन के घर को बोलते हैं लोकाई, लॉकस, प्लूरल है लोकाई। ठीक है, जहां जहां डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद होगा, तो जहां पर जीन रिहाइश पजीर है डीएनए के ऊपर, वो हिस्सा हमारे पास जीन का घर यानी कि लोकाई कहलाएगा। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, तो वो हमारे पास। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें बताता जाऊं क्रोमोसोम्स के बारे में, थोड़ा सा और बताना था। अब क्रोमोसोम आपके जो इंसान है उसमें है 23 पेयर्स। कितने? 23 पेयर्स। इसमें 22 पेयर्स जो है इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, और जो 1 पेयर है, ठीक है ना, 1 पेयर मेल का एंड 1 पेयर फीमेल का, ठीक है ना, 1 पेयर की बात करूंगा, 1 पेयर, ये हमारे पास कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही आपका सेक्स जो है कि आपका जेंडर डिटर्मिनेशन करती है ये, कि आया के बनने वाला बच्चा जो है बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ये 22 पेयर जो बाकी हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स हैं, ये आपकी सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेट करते हैं। कि आपके जिस्म के अंदर क्या क्या आज़ा बनते हैं, कान बनते हैं, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, जुबान बनती है, आंखें बनती हैं, नाक बनता है, बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, टांगें बनती हैं, पेट बनता है, उसके इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। ठीक है ना, ये बात में रखना कि जो आप लोगों के सेक्स ऑर्गन्स भी है ना, उनके टिश्यूज भी सोमैटिक हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेल्स पैदा होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ये सेक्स सेल्स होते हैं। तो एक हमारे पास पेयर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो 23 वाला पेयर जो है उसको काउंट हम कर लें तो वो आपकी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। आपके सेक्स को, ये जेंडर को डिटर्मिनेशन करता है। बाकी जो 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम्स होते हैं तो हमारी सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो डीएनए का वो पोर्शन जहां पर जीन्स है उसको लॉकस कहा जाता है। जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे तुम्हारी सोमैटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे तुम्हारी सेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सब की हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद होती है? जीन्स के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये जीन के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे बाहर जाती हैं? जब बाहर जाती हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जितनी प्रोटीन है वो आ रहे हैं, आपके जिस्म में ज़ाहिर हार्मोन्स बन रहे हैं, आपकी एंजाइम्स बन रहे हैं, यानी डिफरेंट हर तरह के अंदर तुम्हारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब ये कंपाउंड्स कौन कंट्रोल बनाने को कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारा डीएनए के अंदर जीन्स कंट्रोल कर रही है। अब जीन जो है इसके काम करने के 2 तरीकाकार हैं। एक हमारे पास प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है
ट्रांसलेशन। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जिसमें से हमारे पास इंफॉर्मेशन गुजरकर आपके अंदर जो भी जिस्म में चीज़ बननी है, किसी किस्म की, कोई तुम्हारा सेल बनना है, तुम्हारा कोई हार्मोन बनना है, यानी इवन कि कोई भी चीज़ बननी है, वो हमारे पास इन दो प्रोसेस से गुजर के जो है हमारे पास वो चीज़ बनती है। और ये हमारे पास डीएनए के काम करने के तरीक़ाकार है कि इन दो प्रोसेस से डीएनए जो है इसके ज़रिए अपनी जो है इंफॉर्मेशन जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर भेजता रहता है। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इन्हीं प्रोसेस के ज़रिए इसकी इंस्ट्रक्शन जाती है और वहाँ पर चीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके बारे में गुफ्तगू तुम लोगों से करूँगा।